शुरू कर दें। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि अभी लॉकडाउन जो है वर्जन 4 पे चला गया। कल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ऑलरेडी एक्सटेंशन जो हमारा लॉकडाउन है 31 मई 2020 तक जाएगा, इसका ऑलरेडी ऑर्डर भी इशू कर दिया है एमएचए की तरफ से। तो उसके चलते ईटानगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी 144 सीआरपीसी जो है उसको हमने एक्सटेंड करके अप टू 31 मई 2020 तक कर दिया है। तो उस पर जो टर्म्स एंड कंडीशंस है एज़ यूजुअल रहेगा। रात के समय 7 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक 144 लगेगा, बिल्कुल कर्फ्यू, कोई मूवमेंट वगैरह कुछ नहीं होगा एक्सेप्ट इमरजेंसी मेडिकल केसेस होगा या इसेंशियल सर्विसेज पे जो होगा उन लोगों को अलाउ करके। बाकी पब्लिक जो है बिल्कुल शाम के 7 बजे से सुबह 5 बजे तक बिल्कुल सड़क पे नहीं आना चाहिए। ये हो गया आपको 144 सीआरपीसी के बारे में। उसके बाद जो लेफ्ट एंड राइट शॉप्स हमने स्टेगर करके ईटानगर कैपिटल कॉम्प्लेक्स में जो कराया था वो भी बरकरार रहेगा, उसमें भी अभी कोई चेंज नहीं रहेगा। अप टू 31 मई तक ये लेफ्ट एंड राइट जो है वो रहेगा। ये मैं सभी दुकानदार जो भाइयों को बताना चाहता हूँ कि इसको आप लोग बरकरार रखिए। हो सकता है 31 मार्च के बाद अगर सरकार की तरफ से कोई रियायत देगा तो हम इसके ऊपर विचार करेगा। चेंज होने से भी 31 के बाद ही होगा। बसेस के बारे में बहुत लोग जानना चाहेंगे। स्टेट ट्रांसपोर्ट ने सर्विस स्टार्ट कर दिया है, तो आप लोग ऑनलाइन पे जाके इसका टिकट वगैरह बुकिंग कर लीजिए। और स्टेट ट्रांसपोर्ट जो है 50% कैपेसिटी में वो सोशल डिस्टेंसिंग करते हुए हमारा जो स्टेट ट्रांसपोर्ट के सीनियर सुपरिटेंडेंट्स है ईटानगर और आईएसबीटी दोनों के ज़रिए से हर डिस्ट्रिक्ट्स पे बसेस वगैरह चलेगा। रही बात आपको फैसिलिटी क्वारंटाइन्स के बारे में, हमने अभी पीटीसी में हमारा जो कि हमारे डीसी पपुमपरे के अंदर में है, अभी पीटीसी जो क्वारंटाइन फैसिलिटी है उसके अंदर हमारा 444 बेड्स है। जहाँ आज के दिन में 119 बेड्स ऑक्यूपाइड है और 325 बेड्स वैकेंट है। उसके चलते हमारे ईटानगर में हमने पेड क्वारंटाइन सेंटर्स हमने बनाया। इस पे हमने 34 होटल्स को रिक्विजिशन किया, जिसमें लगभग हमको 608 रूम्स हमें मिला है इसके तहत। और उस पे 133 आज के दिन में ऑक्यूपाइड है और वैकेंट हमारे पास 475 है। तो हमारा जो कैपेसिटी है ये दोनों फैसिलिटीज़ को लेके हमारा जो इनटेक कैपेसिटी है 1052 है आज के दिन में। और अगर इसको हम अभी जो लेकी में जो बीपीएल हाउसिंग कम्प्लेक्स है लगभग 2-4 दिन में ये भी तैयार हो जाएगा। उसमें मैं उम्मीद करता हूँ कि एटलीस्ट 200 लोगों को वहाँ हम एकोमोडेट कर पाएंगे। तो लगभग हमारे पास 1250 का आसपास का हमारा एक जो कैपेसिटी जो है इनटेक करने का, बच्चों को रखने का हमारा व्यवस्था है। तो आज मेरे ख्याल में ये 2-3 दिन में हमको लगभग अराउंड 300-350 के आसपास मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कुछ बच्चे बंगलौर से चला है, कुछ तमिलनाडु से, कुछ दिल्ली से कुछ बसेस चले हैं। तो ये कुल मिला के अराउंड 300 to 350 के आसपास है। तो हमें विश्वास है कि अगर ये लोड आए भी तो हम इसको ले पाएंगे। और कुछ इश्यूज़ है, जैसा जो क्वारंटाइन सेंटर्स को लेके पब्लिक के बीच कुछ प्रोटेस्ट था, तो मैं
अपने ईटानगर के जितने भी डेनिजेंस है, मैं उन लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, एक ये मैसेज भी देना चाहूँगा कि वो लोग हमारे जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से या सरकार के तरफ से जो होटल्स हमने पेड क्वारंटाइन सेंटर्स के लिए लिया है, काइंडली उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट ना करें। रादर आप लोग सरकार को साथ दें, हमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को मदद करें कि हम इस फैसिलिटीज़ को अच्छी से अच्छी तरीक़ा से चलाएं। हम इस पे 100% प्रिकॉशन ले रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस और मेडिकल टीम सारा हमारा इस पे लगा हुआ है। ये क्वारंटाइन सेंटर जो है उन बच्चों के लिए जो बाहर से आ रहा है, ये बच्चा जो आ रहा है इसको रखने का 2 तरीका है। जैसे मैंने कल भी एक चैनल पे कहा था, या तो हम इसे अपने घर पे रखें जिसको होम क्वारंटाइन बोलता है, या इसको हम फैसिलिटी क्वारंटाइन में रखें जैसे हम पीटीसी में रखेगा या पेड क्वारंटाइन सेंटर्स में रखेगा। 2 तरीका है। होम क्वारंटाइन हम इसलिए नहीं सजेस्ट कर रहे हैं क्योंकि हमारा पहले एक्सपेरिमेंट होम क्वारंटाइन पे इतना सक्सेस नहीं रहा। बहुत से स्टूडेंट्स बच्चे बाहर से आया, वो अपने घर पे रहा, लेकिन उसको कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग करने में बहुत तकलीफ होता है क्यों बच्चे घर पे सबसे मिलजुल जाता है, बाकी परिवार वालों से मिलता है, उसमें वो खुद को आइसोलेट करके नहीं रख सकता है, फिर वो आस पड़ोस में घूमने लगता है, फिर निकाल के दोस्तों के पास चले जाते हैं। तो ऐसा करके उनको रेगुलेट करना, कंट्रोल करना मुश्किल है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम उसको क्वारंटाइन फैसिलिटी में अगर हम रखते हैं तो वह 24/7 24 घंटा पुलिस की सिक्योरिटी के अंदर होगा, मेडिकल टीम की सिक्योरिटी के मतलब देख रेख के अंदर होगा। वो बच्चा जो है होटल से बाहर नहीं आएंगे, उसको हम सील करके रखेंगे, तो वो कन्फाइन करके रहेगा। तो इसलिए उसका कोई बाहर निकाल के बीमार को बाहर फैलाने का ऐसा कोई डर नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये बीमारी लोग नहीं है। हम एक प्रोटोकॉल को मेंटेन करते हुए स्टेट ने एसओपी बनाया, हमारे हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट ने, कि जितने भी बाहर से जो बच्चे आते हैं उनको क्वारंटाइन फैसिलिटी में रखना है, इसलिए हम रख रहे हैं। अगर ये बीमारी होता तो हम इसको सीधा हॉस्पिटल पे भेज देता, या जहाँ पे हमारे स्क्रीनिंग होता है जैसे पीटीसी पे, जैसे ये लोग वहाँ से बाहर से आते हैं, वही रजिस्ट्रेशन करता है और वही फर्स्ट स्क्रीनिंग वगैरह करता है। वहाँ किसी भी तरह अगर हम उनको पता चले कि बीमारी है तो हम कभी भी उसको शहर के अंदर नहीं लेके आएगा। तो इसलिए ये जितना भी बच्चे आ रहे हैं ये बीमारी है बोल के नहीं है, लेकिन ये हम एक कंप्लीट क्वारंटाइन करने का कारण ये है कि अगर इसके अंदर में भी कुछ अगर हम बाद में टेस्ट करके कुछ मिलता है तो इनको हम सीधा वहाँ से ट्रेम्स में ले जाएंगे या आइसोलेशन में ले जाएंगे, लेकिन उसको हम कभी भी फ्री नहीं छोड़ेगा, मतलब बाहर टाउन में सिटी में घूमने नहीं देगा। इसके कारण चलते उसको हम लोग ने ये अरेंजमेंट किया है। इसलिए हमारा रिक्वेस्ट सभी पब्लिक से है कि आप लोग साथ दें, सरकार का साथ दें, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ दें और हमें और अच्छा काम करने में मदद करें। और दूसरी बात, एक इशू ये भी है कि आसपास के सोनीतपुर एरिया में अभी कोरोना का जो वायरस है पाया गया है। जैसे हमारा बता रहा है कि अरुणाचल और असम के जो बीच जो बॉर्डर के सामने ये पाया बोला, तो अभी हम तो यही रिक्वेस्ट करेंगे हमारा अपना पब्लिक को कि आप लोग सतर्क रहिए, ज़्यादा आवाजाही मतलब आना जाना भी थोड़ा कमती करें, सोशल डिस्टेंसिंग कीजिए, क्योंकि ऐसा एक समय आ सकता है कि हम कब तक रोक पाएंगे वायरस को। ये भी एक मेंटली हम लोग तैयार होकर रहना है। अभी वो आहिस्ता आहिस्ता हमारा नज़दीक और आते जा रहा है, तो हमारा बचाव ये है कि हम जो एसओपीस बताया, जैसे मास्क पहनना है कंपल्सरीली सभी को, जितना भी लोग है बाहर निकलता है या कहीं भी आप चलता है तो मास्क कंपल्सरी पहनना है, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना है, हमेशा हाथ वगैरह को धोना है, साबुन से धोना है, सैनिटाइज़र नहीं मिलने से भी, और इधर उधर हाथ टच करके आंख नाक को टच ना करें, और सोशल एक डिस्टेंसिंग रहे, एक दूसरे से जब बात करेगा तो जैसे हमारा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने कहा है 2 गज का दूरी, मतलब लगभग 6 फीट्स
का डिस्टेंस वगैरह मेंटेन कीजिए। ये सब टाइप का अगर हम कर लें, ये सावधानी अगर हम बरतें हैं, तो इस रोग से हम बच सकता है। और इसको करना ही पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग करना पड़ेगा, मास्क पहनना पड़ेगा, और जहाँ था पब्लिक जगह पे थूकना नहीं चाहिए, पान गुटखा खा के थूकना नहीं चाहिए। और आप लोगों के माध्यम से मैं पब्लिक को ये बताना चाहता हूँ कि अभी पब्लिक प्लेस पे थूकना भी एक सज़ा मिलेगा आपको, ये ऑफेंस है। अगर पब्लिक स्पेस पे आप स्पीटिंग करता है, ये ऑफेंस है। दूसरी बात, आप पान गुटखा दारू पब्लिक स्पेस पे अब नहीं खा सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर ये सब चीज़ अगर आप खरीदता भी है तो अपने प्राइवेट स्पेस पे आप यूज़ कर सकते हैं, अपने घरों पे खा सकता है, लेकिन पब्लिक जगह पे खा के इसको थूकना उगना बिल्कुल सख्त मना है। ये अगर ये सब अगर सावधानी हम बरते हैं तो जितना भी अगर सामने आने से भी हम लोग अपने आप को उसी से बचा सकता, और कोई रास्ता नहीं है। और अगर बाई चांस अंदर आ भी गया, और एक दिन तो आएगा लग रहा है हमें भी, क्योंकि इतना जब बाहर से लोग आ रहा है तो डर तो है कि यहाँ इंटरव्यू हो जाएगा। लेकिन आने से भी आप लोग पैनिक नहीं होना है, पब्लिक पैनिक नहीं होना बिल्कुल। आप लोग अपना अपना जो सावधानी है उसको बरतिए, जो सरकार जैसे आपको गाइड करता है, हेल्थ डिपार्टमेंट जैसे गाइड करता है, उसको आप लोग मानिए। तो यही है आप मतलब बचाव का यही एक रास्ता है। उसके बाद पब्लिक से भी यही अपील है, जो बूढ़ा बुजुर्ग है, जो 65 ईयर्स से अबोव है, वो बाहर ना निकले तो ठीक है। और बच्चा जो है 10 साल से छोटा वाला, और प्रेग्नेंट वुमेन, ये भारत सरकार ने भी आदेश दिया है कि इन लोगों को अगर बहुत ही ज़रूरी है तभी बाहर आना है, कोई मेडिकल पर्पज़ या कोई ज़रूरी कोई ख़ास वजह हो तो। अदरवाइज़ ये सबको भी अंदर ही रहना है, बाहर नहीं आना है। ये एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों से शेयर करना चाहता था। और आरोग्य सेतु के बारे में सरकार ने ये आदेश भी दिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी यही बार बार बोला कि सभी नागरिक, ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, ऑल पब्लिक इस ऐप को डाउनलोड करना है, डाउनलोड करके अपने पास रखना है। और इस ऐप्स के ज़रिए हम लोग को पता चलेगा कि आपके इर्द गिर्द आसपास, अगर ये ऐप को आप अपना डाटा अपलोड करके बीच बीच में इसको अपडेट करते रहेंगे तो आपको मालूम होगा कि आपके आसपास में इर्द गिर्द में कोई डेंजर वाला है कि नहीं है, कोई बीमार पीड़ित वाला है कि नहीं है। अगर कोई बीमार पीड़ित वाला होगा तो आपका सिस्टम, अगर इसमें आपने बराबर अपडेट किया होगा तो आपका मोबाइल में, स्मार्टफोन में अलार्म वगैरह बजेगा, तो उससे आपको मालूम होगा कि यह है। और कई बार वो सिस्टम जो है आपको बताएगा कि अगर आपका तबीयत ख़राब है तो उस दिन आपको बोलेगा कि बाहर मत जाइए, या आप आराम कीजिए, ऑफिस मत जाइए, ये सब चीज़ है। तो ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन था, मैं आप लोगों को शेयर करना चाहता था। थैंक यू वेरी मच। कैपिटल कॉम्प्लेक्स में लॉकडाउन 1 में जिस प्रकार हुआ था, रिलैक्सेशन मिला लॉकडाउन 2 में, 3 में, अभी 4 में कैपिटल कॉम्प्लेक्स में क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं होगा, कौन स्कूल खुलेगा, कौन कॉलेज खुलेगा, शॉपिंग मॉल वगैरह, बार वगैरह है, डिस्को वगैरह, उसका क्या स्टेटस है सर? अभी तक भारत सरकार से भी कोई ऐसा अनुमति नहीं मिला। जो बार्स वगैरह है, जो आपका स्विमिंग पूल है, जैसे आपका मॉल्स वगैरह है, जिम्नाजियम्स है, वो अभी भी बंद है, उसका कोई राहत नहीं मिला। लेकिन मैं सोच रहा हूँ आने वाला कुछ दिनों में कि मैं जो प्राइवेट बसेस है, क्योंकि हम इंटर डिस्ट्रिक्ट बसेस को तो अप्लाई कर रहे हैं सरकारी वाला, तो आहिस्ता आहिस्ता सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए प्राइवेट बसेस को भी सिटी के अंदर को चलाना शुरू कर देगा, यही मैं सोच रहा हूँ। और उस पर भी बहुत सा सोशल डिस्टेंसिंग होगा। आप 50% का कैपेसिटी पे चलना पड़ेगा। ये सब करते हुए आहिस्ता आहिस्ता टेम्पो, ट्रैकर्स, ऑटो वगैरह को भी आहिस्ता आहिस्ता खोल देगा, वो परिस्थिति को देखते हुए। लेकिन अगर सिचुएशन ख़राब हुआ, जैसे भगवान ना करे हमारा अंदर कुछ पॉजिटिव वाला केसेस आ गया या कुछ उस टाइप का ये रहा, तो फिर
इवन खोलने से भी मजबूरन हमें बहुत कुछ चीज़ फैसिलिटीज़ को वापस भी लेना पड़ेगा। अगर वो कंटेनमेंट जोन में कुछ एक्टिविटीज़ करना होगा तो ये प्लान में तो है, अभी थोड़ा राहत देगा बोल के, लेकिन वो सिचुएशन, ग्राउंड सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा सर सवाल है, प्रीवियस डेज में आपको भी नॉलेज में होगा सर, काफ़ी वायलेशन हुआ सोशल डिस्टेंसिंग का, सिविल सेक्रेटरीट से लेके पेप्सी का दुकान से लेके सिगरेट का दुकान तक, और शॉपिंग मॉल का तो बात ही छोड़ दीजिए, वो आपको भी नॉलेज में है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे सर, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्स तो हर जगह आप रख नहीं सकते हैं। देखिए, इस पे लोगों का, पब्लिक का कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी है, अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। सरकार और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अपने तरफ से जितना सकेगा कोशिश तो करेगा और कर रहा है। अभी बीमार ऐसा है कि इससे अगर बचाव करना है तो लोगों को जो SOPs है वो ज़रूर मानना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह करना पड़ेगा। लेकिन मेरे ख्याल में हमारे लोग इतना जल्दी मानते नहीं हैं, टू बी वेरी फ्रैंक। भगवान ना करे, लेकिन अगर 1-2 केसेस यहाँ पॉजिटिव आ गया बोलने से ये लोग अपने आप में सोशल डिस्टेंसिंग करना शुरू करेगा क्या, मुझे तो ऐसा लगता है। और बाकी अदरवाइज अभी धंधा मारने के सिवाय और कोई बचा नहीं है। ये परिस्थिति लास्ट में ये यहाँ तक हम पहुँच गया। लेकिन हमारे SP साहब और हम कभी भी इनकरेज नहीं करते कि लोगों के ऊपर धंधा बढ़ जाए। जैसे हम लोग सोशल मीडिया में और बहुत कुछ में बाहर स्टेट्स में देख रहा है, हमारे यहाँ आप लोगों ने भी देखा होगा कि हम लोगों ने भी ये लॉकडाउन का जितना पीरियड चला है, एक दो इंस्टेंसेस को छोड़ के हमारा पुलिस ने भी कभी भी हर तरीक़ा से पब्लिक को डील नहीं किया है। और उस महीने में पब्लिक लोगों ने भी बहुत मदद किया, लेकिन कुछ ऐसा बहुत कम परसेंटेज है जो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। लेकिन हमें उम्मीद है वो लोग भी आहिस्ता आहिस्ता सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स वगैरह भी मानना शुरू करेगा, क्योंकि ये कंसेप्ट भी हमारे लिए बहुत नया है। फ्रेंकली स्पीकिंग, हमारे लोगों को, क्योंकि बहुत क्लोज निट सोसाइटी है, तो इस टाइप का मतलब बहुत आपस में एक दूसरे से चिपक कर रहने का आदत है। तो अभी डिसिप्लिन में क्यू में खड़ा रहो, डिस्टेंस करा रहो, थोड़ा इनको तकलीफ होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये लोग भी सीख जाएगा, विश्वास है। सर जो कॉलोनी सेक्टर में जो दुकान है, हाँ जी। वहाँ पे सामान का दाम काफ़ी बढ़ा हुआ है। गौतम सर 1-2 बार ईटानगर नाहरलगुन में चेकिंग किया, लेकिन अभी कंटिन्यूस नहीं हो रहा है सर। नहीं, ऐसा है, इसका कोशिश तो हम लोग बराबर कर रहा है। हमारा लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट भी इस पे लगा हुआ है। बीच में ADM साहब ने भी बहुत ज़ोरदार कोशिश किया था, लेकिन अब क्या करेगा, वो वर्क्स इतना ज़्यादा हो गया। अभी पोतम साहब, ADM साहब को हमारे जो जितने भी ट्रकर्स है बाहर से जो आता है, लॉन्ग हॉल ट्रकर्स स्पेशली, जिसको हम लोग एक पोटेंशियल कैरियर के माफिक देखता है, जो वो वायरस को है, जिसको सबका डर है, अब उसको ट्रैकिंग करने के लिए पोटम साहब को फुल टाइम लगा दिया। अब वो पोटम साहब होलोंगी पे बैठ गया अभी, तो इसलिए ये वाला प्राइस वाला जो है वो थोड़ा सा जो हमारा मॉनिटरिंग है थोड़ा स्लो डाउन हो गया। फिर भी हम अभी हमारा जो इसका ये APMC का सेक्रेटरी है और उनके जो हमारा जो ये लीगल मेट्रोलॉजी के जो ऑफिसर्स हैं, उन लोगों को फिर मैं काम पे लगाऊंगा, फिर वो लोग कंटिन्यू करेगा। ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, डिमांड और सप्लाई के ऊपर में। कई बार अभी जैसे हमने रेट चिकन का फिक्स किया था 250 रुपीज़ पे, तो कुछ समय चला, फिर उसके बाद अभी पता चला कि आसाम में चिकन का रेट इतना बढ़ गया कि ये रेट यहाँ नहीं रख पा रहा है, तो इसलिए भी प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये डिमांड और सप्लाई का चलते रहेगा, चेक एंड बैलेंस चलते रहेगा। हमारा कोशिश जारी है। सर, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कहा गया है कि तीनों जोनों में, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन और रेड जोन में ही ऑन रोड बाय रोड मूवमेंट कर सकते हैं इंटर स्टेट। तो अभी जो हाल ही में लास्ट 3rd फेज में जब आपकी तरफ से गया है, तो जिसका जो डिस्ट्रिक्ट आसाम होके जाता है उन्हें कन्वे के साथ ही जाना होगा, तो अभी भी वही चालू रहेगा कि अगर वही चालू रहेगा या आप लोग कुछ और भी करने वाले हैं सर? ये एक पॉलिसी डिसीजन दोनों स्टेट्स के बीच पे ही होगा। ग्रीन जोन वालों को इंटर स्टेट मूवमेंट के लिए भारत सरकार ने तो अलो किया है, लेकिन कंडीशन ये रखा है कि दोनों स्टेट्स अंडरस्टैंडिंग पे आना पड़ेगा, तो वो स्टेट लेवल पे होगा। लेकिन जैसे कि हमारा अंदर का स्टेट इंटर डिस्ट्रिक्ट जो अभी चल रहा है विदाउट टचिंग असम,
वहाँ पे तो आवाजाही तो हो रहा है, अलाउ है, अभी गाड़ी मूवमेंट वगैरह हो रहा है, लेकिन जो असम को टच करते हुए हमारा अपना स्टेट पे जो जाना है, मतलब स्टेट के अंदर है लेकिन असम से होते हुए जाना है, उसको अभी भी कन्वॉय के हिसाब से लेके चल रहा है सरकार। ये स्टेट गवर्नमेंट का पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करेगा, वो जैसे डायरेक्शन देगा हम लोग उसी हिसाब से काम करेंगे। सर जैसे आपने कहा कि ऑटो और टेम्पो और जो ट्रैकर का भी आप लोग सिचुएशन देखकर आप लोग उसे भी छूट छोड़ेंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू MHA की तरफ से सर ऑटो दिया गया है और यहाँ पे भी हमें काफ़ी देखने को मिलता है ऑटो टेम्पो में तो सर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन भी नहीं किया जाता है, तो वो चीज़ों को सर आप किस तरीके से संभालेंगे? बिल्कुल, उसी का डर से अभी भी हम तुरंत नहीं खोल पा रहे हैं, क्योंकि हम जितना भी सोशल डिस्टेंसिंग के लिए इंस्ट्रक्शन दे के नीचे भेजने से भी डाउन लाइन ऑन द ग्राउंड प्रैक्टिकली सोशल डिस्टेंसिंग बहुत कम होता है। और अभी का परिस्थिति में जैसे बाहर से इतने बच्चे आ रहे हैं, रेड जोन से बहुत आ रहे हैं, ऑरेंज जोन से बहुत आ रहे हैं, इस परिस्थिति में अगर हम टैक्सी, ऑटो, टेम्पो, ट्रैकर्स को खोलेंगे तो ये ग्राउंड पे लोग किस तरीक़ा से आपस में मिलेंगे और कैसा परिस्थिति रहेगा, ये हमारा दिल में एक डर है। तो इसलिए हम ओवरऑल सिचुएशन को देख के आहिस्ता आहिस्ता जो खोलेगा बोलने का कारण वो है कि क्या हम इसको स्टेगर करके फिर से करवाएं या इसका स्ट्रिक्टली किस तरीक़ा से SOP को मेंटेन करते हैं। जैसे आपने ऑटो में देखा होगा जो भारत सरकार ने जो अलाउ किया है 1+1, मतलब एक ड्राइवर और पीछे दो आदमी ट्रैवल करेगा। अभी हमारे यहाँ है कि ऑटो में ड्राइवर का लेफ्ट साइड में भी बैठता है, राइट साइड में भी बैठता है, पीछे में भी 3 बैठता है, टोटल 6 आदमी ट्रैवल करता है एक के जगह में। तो इसको हम ग्राउंड में कैसे इम्प्लीमेंट करें और करना पड़ेगा हमें, तभी जाके हम इसको आहिस्ता आहिस्ता खोलेंगे। और आपके माध्यम से मैं ये मैसेज भी देना चाहता हूँ हमारे जितना भी ऑटो ट्रैकर्स और जितना भी मतलब जो भाई है कि हम अगर खोलेंगे भी तो आपके परफॉर्मेंस के ऊपर रहेगा। अगर आप कायदा कानून मान के सोशल डिस्टेंसिंग करके सही ढंग से चलाएंगे हम आपको अलाउ कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मानेंगे, कानून का उल्लंघन करेंगे तो हम फिर अपना ऑर्डर विड्रॉ भी करना पड़ेगा, तो करेगा। ये एक क्लियर मैसेज उन लोगों को भी देना चाहता हूँ। लेकिन ये 2-3 दिन में हम इसका ऊपर में विचार करेगा, ऑर्डर पास कर देगा। हाँ जी। अप्रैल महीना में NDRF कुछ क्वारंटाइन किया था 24 NDRF पर्सन। तो लाइक अभी इन कमिंग अगर कोई डिपार्टमेंट खुद से अपना स्टाफ को क्वारंटाइन करके रखेंगे, बाहर से लाएंगे, तो आपका तरफ से? हाँ, इसका ऐसा है, इसको भी मैं क्लेरिफाई करना चाहता हूँ। जैसे बड़ा बड़ा ऑर्गेनाइजेशंस है जिसको भारत सरकार ने एग्जामिशन किया है, अब जैसा ITBP है मतलब सिक्योरिटी फोर्सेस, और जैसा आपका आर्मी है या हमारा जैसा NDRF है, इन लोगों को एग्जाम्शन दिया मूवमेंट पे। और इनका ऐसा है, ये अपना इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन बना के रखा हुआ है। तो जितना भी वहाँ से उनका फोर्स मूवमेंट होता है या जो आना जाना होता है, उनको सीधा ले जाके उनका अपना डॉक्टर्स है वो इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन कर लेते हैं। तो इसी प्रकार अगर कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हाल ही में हमारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने हमें अप्रोच किया, तो उनका भी उन्होंने अपना गेस्ट हाउस वगैरह को सारा क्वारंटाइन सेंटर बनाया। उस पर हमने हमारा मजिस्ट्रेट और डॉक्टर्स भेजा, उसको वेरीफाई किया और उसको फिट पाया, तब हमने उसको अलाउ किया। तो ऐसा करके बड़ा बड़ा ऑर्गेनाइजेशंस लोग ज़रूर उस टाइप का प्रपोजल्स वगैरह कर सकता है, क्योंकि देखिए हमारा ऐसा है कि कोरोना का साथ साथ में हमें इकोनॉमी को भी आगे बढ़ाना है, मतलब डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ को भी आगे करना है। तो यहाँ पे बहुत सा स्किल्ड पर्सन्स हैं, बहुत से काम करने वाले हमारे स्टेट के अंदर नहीं बाहर है, तो उन लोगों को बाहर से लेके आना है। लेकिन चूँकि हमारे यहाँ पे अभी SOP लगा हुआ है कि मैंडेटरी उनको क्वारंटाइन फैसिलिटी में जाना है, तो अगर वो क्वारंटाइन फैसिलिटी में नहीं जाता है तो वो इंटर नहीं कर पाएगा। ऐसा परिस्थिति में जो बड़ा बड़ा ऑर्गेनाइजेशंस है उनको चाहिए कि अपने तरफ से इंस्टीट्यूशनल फैसिलिटी करें, मतलब क्वारंटाइन का। बैंक ऑफिसर
उन लोगों को लाने का पेशमेंट हाँ वो कर रहे हैं, उसका भी वर्कआउट कर रहे हैं। ऑलरेडी हमने इनको बैंक ऑफिसर्स को हम लोग ने ऑथराइज कर दिया कि वो लोग अपना से फेजिंग करके लेके आए अपना ऑफिसर्स को, उसके बाद क्वारंटाइन सेंटर पे बताए, उसका पूरा जो RT-PCR वगैरह टेस्ट वगैरह पूरा होगा। जब ये वहाँ नेगेटिव पाया जाएगा पूरा कम्प्लीटली ये होगा, उसके बाद ये नॉर्मल वर्क्स वगैरह रिज्यूम कर सकता है, लेकिन वो सीधा आगे सीधा बैंक में नहीं जाएगा, ये अलाउड नहीं है। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो ईटानगर का जो स्टेट बैंक जो अभी गेस्ट हाउस जो आज डिक्लेयर किया है स्टेट क्वारंटाइन, वो लोग अपना क्वारंटाइन फैसिलिटी के लिए उसका इंस्पेक्शन हो गया सर? बिल्कुल हो गया, उसको हमारा डॉक्टर मजिस्ट्रेट पूरा विजिट किया और हर एंगल से उनको फिट पाया, उसके बाद उन लोगों ने सर्टिफाई कर दिया तो हमने अप्रूव कर दिया। थैंक ये ग्रीन जोन से भी कोई अगर ग्रीन जोन से आता विदाउट टचिंग एनी ऑरेंज जोन और रेड जोन, will they still be quarantined for 14 days? यू। यस, ये मैंडेटरी है, स्टेट गवर्नमेंट ने मैंडेटरी SOP किया है कि आप कोई भी जोन से आए तो क्वारंटाइन फैसिलिटी में जाना पड़ेगा। अगर आप स्टेट्स के बाहर से आता है, अगर हम इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट करता है उस पर ये लागू नहीं है। इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट पे आपको ये है कि आप को होम क्वारंटाइन हिसाब से मान के चलते हैं, लेकिन बाहर से जो भी आएगा ग्रीन बेल्ट का होने से भी वो क्वारंटाइन फैसिलिटी में जाना ही पड़ेगा। मतलब इस पे ऐसा है किसी को बख्शा नहीं जाता है। आपको पता होगा हाल ही में हम लोग का ऑनरेबल जस्टिस भी आया ऑन ट्रांसफ़र कोहिमा से, उनको भी हम लोगों ने इस ऑनरेबल जस्टिस को भी हम लोग ने क्वारंटाइन अपने उस पर रखा, उसके बाद स्वैब टेस्ट वगैरह सारा पूरा करवाया। तो ये कोई VIP नॉन VIP ग्रीन ऑरेंज रेड ऐसा बात नहीं है, सबको हम लोग ने ऐसा करके लेके आया। उसके बाद लेकिन सेग्रीगेशन हम ज़रूर करते हैं। अब जैसे पेड क्वारंटाइंस पे भी हम लोगों ने इसको कैटेगराइज किया है कि ग्रीन वाला को अलग, ऑरेंज को अलग और रेड को अलग करके हमने सेग्रीगेट करके रखा है। कोई बोल रहा था अगर ग्रीन जोन से आया है तो 3-4 दिन ही रख के टेस्ट वेस्ट करके आया। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कायदे से बोलने से ये सारा हमें ये जब तक आपको 3 दिन के बाद ही आपका स्वैब टेस्ट होता है, वही बात है। तो जब तक आपको RT-PCR नहीं करेगा तो नहीं छोड़ेगा। अगर आप ग्रीन जोन से भी आने से भी RT-PCR टेस्ट करने के बाद में अगर आपको नेगेटिव मिलेगा तभी जाके आपको रिलीज़ करेगा। वो भी एक्चुअली डिस्चार्ज नहीं है, वो भी विद एन एडवाइस कि आप होम क्वारंटाइन में जाना चाहिए फिर अनदर 14 डेज़ का नियम से, और होम क्वारंटाइन अपने घर पे रहना है। 28 डेज़ के बाद ही आप बोल सकता है कि आप फ्री है। थैंक यू वेरी मच।